हेलो नमस्कार दोस्तों, आपने भारत के व दुनिया भर के बड़े बड़े किलों और दुर्गों के बारे में पढ़ा है या फिर किसी के मुंह से सुना है। लेकिन भारत के ही एक राज्य राजस्थान में एक ऐसा भी दुर्ग है जिसके निर्माण के समय इस दुर्ग के निर्माण के समय दो आदमियों को जिंदा ही चुनवा दिया गया। जिस दुर्ग को देखकर दुनिया के मशहूर आदमी रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि अरे इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों द्वारा करवाया गया है। जिसको देखकर जैकलिन केनेडी बोलती हैं कि ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। जो दो आदमियों को इस दुर्ग में चुनवाया गया था उसी में से एक आदमी का नाम था मेहर सिंह, और इसी मेहर सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ा है मेरे दोस्तों, जो कि राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। तो चलिए इस दुर्ग का बहुत गहराई के साथ अध्ययन करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महल स्थित हैं, इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से तालाब स्थित हैं और किस आदमी ने इस दुर्ग के बारे में कौन कौन से कथन बोले। जब इस दुर्ग को लोगों ने देखा, दुनिया भर के लोगों ने देखा, तो कौन से विद्वान कौन सी बात इस दुर्ग के बारे में बोल गया, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करें इसके निर्माण की। भाई दुर्ग अपने आप थोड़ी बन गया, किसी ने इस दुर्ग का निर्माण भी तो करवाया होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जोधपुर शहर के अंदर स्थित है। राजस्थान का शहर है जोधपुर, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इस दुर्ग का निर्माण मेरे दोस्तों राव जोधा द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया, इसकी तिथि क्या है, दुर्ग के निर्माण की तिथि क्या है, तो ये मेरे दोस्तों 12 मई 1459 को इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया राव जोधा द्वारा। किसी गांव में या फिर शहर में जब किसी नए मकान का निर्माण करवाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। अब नींव रखने के लिए क्या होता है, पूजा अर्चना की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है और नारियल में से 2-4 चटके नींव में रखी जाती हैं। इस प्रकार पूरा क्रियाक्रम होता है मकान का निर्माण करने से पहले। लेकिन इस दुर्ग के साथ तो कुछ उल्टा ही हुआ दोस्तों। इस दुर्ग की जब नींव रखी गई, इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी, जिसे हम रिद्धि बाई के नाम से भी पुकारते हैं। नींव किसने रखी, करणी माता ने। करणी माता का ही दूसरा नाम रिद्धि बाई है और करणी माता का मंदिर राजस्थान के ही देशनोक बीकानेर में स्थित है मेरे दोस्तों, जिसे चौवा वाली देवी, जिसे काबा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी। जब इस दुर्ग की नींव रखी गई तो इसमें दो आदमियों को जिंदा ही चुनवा दिया गया। इस दुर्ग में कुछ उल्टा ही काम हुआ। एक आदमी तो था राजा राम कड़ेला, जबकि दूसरा आदमी था मेहर सिंह, और मेहर सिंह के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ा है, ऐसा कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब बात करें इस दुर्ग की श्रेणी की। ये दुर्ग कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है, दुर्गों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को पूरे 9 भागों में बांटा गया है। दुर्गों की टोटल 9 श्रेणी बताई गई हैं, जिसमें से एक श्रेणी होते हैं गिरि दुर्ग। कौन सा, गिरि दुर्ग। तो इस दुर्ग को गिरि श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अब गिरि श्रेणी क्या होते हैं, तो गिरि श्रेणी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो भी दुर्ग होते हैं गिरि श्रेणी के अंतर्गत, गिरि का मतलब क्या होता है, पर्वत या पहाड़। मतलब जो भी दुर्ग किसी पर्वत या पहाड़ पर बने होते हैं उन्हें हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि इस दुर्ग की श्रेणी जब गिरि है तो ये दुर्ग भी किसी न किसी पहाड़ी पर तो बना होगा। तो बिल्कुल ये दुर्ग भी मेरे दोस्तों पंचेतिया नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी पंचेतिया पहाड़ी का दूसरा नाम चिड़ियाटुक पहाड़ी है। हम कह सकते हैं कि ये दुर्ग पंचेतिया या चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसी कारण इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। अब अगर इस दुर्ग में आपको प्रवेश करना है तो दरवाजा भी होना चाहिए। बिना दरवाजे के तो आप छोटे से मकान में प्रवेश नहीं कर पाते, तो फिर एक बड़े से दुर्ग में कहाँ से प्रवेश करोगे, तो इसका भी तो एक प्रवेश द्वार जरूरी है। तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसको हम बोलते हैं जोधा की पोल या फिर जय पोल के नाम से इस दुर्ग के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। जोधा की पोल क्यों, राव जोधा के नाम पर ही इसके प्रवेश द्वार का नाम पड़ा है जोधा की पोल, जिसे हम जय पोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके प्रवेश द्वार का नाम क्या हो गया, जोधा की पोल या फिर जय पोल। ठीक है। अब कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं, मतलब जिनको हम उपनाम की श्रेणी में कुछ उपनाम बोल सकते हैं। मतलब इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी हैं।
जैसे किसी विद्वान ने इसको कुछ बोल दिया तो दूसरा विद्वान कुछ अलग बोलता है। तो इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम है ये भी आप जानिए। तो मेरे दोस्तों, अगर इस दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इसको कुछ विद्वान कागमुखीगढ़ के नाम से जानते हैं, तो कुछ इसको सूर्यगढ़ के नाम से जानते हैं, कुछ इसको मयूरध्वजगढ़ कहते हैं, तो कुछ इसे विहंगगढ़ कहते हैं, और कुछ विद्वान इसे मारवाड़ का सिरमौर भी कहते हैं, तो कुछ इसे जोधा की डाणी कहते हैं। अब ये सब नाम आए कहाँ से, इनका नामकरण कैसे हुआ भाई? इस दुर्ग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, तो ये नाम भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो बिल्कुल आए हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले विद्वान ने कहा इसे काकमुखीगढ़। तो काकमुखीगढ़ क्यों कहा इसको, इसका नाम काकमुखीगढ़ क्यों कहा? जिस भी विद्वान ने इसको सर्वप्रथम काकमुखीगढ़ बुलाया, तो काकमुखीगढ़ आखिर क्यों कहा? तो मेरे दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है कि जो ये दुर्ग हैं ये कौवे के मुंह के आकार का है। किसके आकार का? कौवे के मुंह के आकार का, इसलिए काकमुखीगढ़ इसको बोला गया। दूसरी बात करें मयूरध्वजगढ़, तो मयूरध्वजगढ़ क्यों बोला? तो ये दुर्ग मेरे दोस्तों आकृति में मयूर के समान भी हैं, मतलब इस दुर्ग की आकृति हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के समान है, इसी कारण इसको मयूरध्वजगढ़ कहा। तो फिर विहंगगढ़ क्यों बोला गया इसको? मयूरध्वजगढ़ भी माना, कागमुखीगढ़ भी माना, तो फिर विहंगगढ़ कहाँ से आया? तो मेरे दोस्तों, विहंगगढ़ दो शब्दों से बना हुआ है, विहंग प्लस गढ़। विहंग का मतलब होता है पक्षी, तो पक्षीगढ़, ठीक है। विहंग का मतलब क्या होता है? पक्षी, और ये गढ़ मेरे दोस्तों पक्षियों के आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए इसको विहंगगढ़ बोला गया, ठीक है। मयूर के समान है ये, कौवे के मुंह के समान ये गढ़ है, तो इसको एक विद्वान ने विहंगगढ़ भी बोल दिया, ठीक है। लेकिन इस दुर्ग का जो सर्वप्रथम नाम उभर कर आता है वह मेरे दोस्तों गढ़ चिंतामणि है। इस दुर्ग को सबसे पहले गढ़ चिंतामणि के नाम से पुकारा गया था। बात करें मेरे दोस्तों मारवाड़ का सिरमौर, तो ये मारवाड़ में स्थित है। जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत आता है। राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो मारवाड़, पाली, जालौर, ये सब जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उन सभी को मारवाड़ के श्रेणी में रखा गया है, मतलब इन सारे एरिया को मारवाड़ बोला जाता है। तो इस दुर्ग को मारवाड़ का सिरमौर कहा गया। जोधा की डाणी क्यों बोला गया? तो इस दुर्ग का निर्माण ही जब राव जोधा ने कराया है, तो इसको जोधा की डाणी बोल दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस दुर्ग के उपनाम समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल स्थित हैं और कौन से राजाओं ने या फिर कौन सी रानियों ने इन महलों का निर्माण करवाया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 महल स्थित हैं, जो कि आपको निश्चित रूप से याद रखना है। पहला हो गया फतेह महल। फतेह महल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना कि फतेह महल कहाँ स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। बात करें मेरे दोस्तों दूसरे महल की, तो दूसरा महल हो गया आपका श्रृंगार चौकी महल। तीसरा महल होता है आपका, यहाँ पर तीसरा महल स्थित है फूल महल और चौकेलाओ महल। टोटल 4 महल स्थित है यहाँ पर मुख्य रूप से। श्रृंगार चौकी महल, तो ये देख के मेरे दोस्तों आप फोटो में, श्रृंगार चौकी महल ये हैं जहाँ पर ये कुर्सी पर सिंहासन पर राजा जी विराजमान हैं। तो श्रृंगार चौकी महल में क्या होता था? राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। इसी श्रृंगार चौकी के महल के अंदर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। अब बात करें इसके निर्माण की, तो श्रृंगार चौकी महल का निर्माण किसने करवाया? तो मेरे दोस्तों इस श्रृंगार चौकी महल का निर्माण भी राव जोधा द्वारा ही करवाया गया था। लेकिन जब आप गांव में या शहर में भी मकान बनाते हो, तो वो मकान हमेशा के लिए वैसा ही थोड़ी रहता है, उसमें कुछ टूट फूट हो जाते हैं, दीवार फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी मरम्मत कराना भी आपके लिए आवश्यक होता है, मतलब उसका जीर्णोद्वार भी कराया जाता है। तो इसी श्रृंगार चौकी महल का भी जीर्णोद्वार करवाया गया। तो जीर्णोद्वार किसने करवाया? तो ये करवाया था तख्त सिंह ने। तख्त सिंह नाम के राजा थे, उन्होंने इस महल का मेरे दोस्तों जीर्णोद्वार करवाया। तो पहली जानकारी क्या कि राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ करता था? तो श्रृंगार चौकी महल में। दूसरी जानकारी, श्रृंगार चौकी महल का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? तो राव तख्त सिंह ने, ठीक है। बात करें मेरे दोस्तों फूल महल की, सबसे इम्पोर्टेंट है यह महल आपके एग्जाम की दृष्टि से, फूल महल।
तो फूल महल क्या है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है सबसे आकर्षित महल होगा ये इस दुर्ग का। तो बिल्कुल ये मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है मेरे दोस्तों। जो कोई भी आदमी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जाता है घूमने तो वह फूल महल को देखकर जरूर आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब फूल महल का निर्माण किसने करवाया, ये भी तो मेरे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फूल महल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था मेरे दोस्तों। लेकिन ये फूल महल किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये फूल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, ये देखे इस महल पर सोना जड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। अब ये सोना की नक्काशी का कार्य भी तो किसी राजा ने ही करवाया होगा। तो बिल्कुल राजा थे मेरे दोस्तों तख्त सिंह ने इस फूल महल पर सोने की नक्काशी का कार्य करवाया है। इसी कारण ये मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता है। बात करें मेरे दोस्तों छोकेलाओ महल की, तो छोकेलाओ महल का निर्माण किसने करवाया, सबसे पहले बात तो इसका निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया था। तो क्या है इस महल की खास बात, इस महल की सबसे खास बात है रामायण का युद्ध। रामायण के युद्ध में जो राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध का यहाँ पर सजीव चित्रण मिलता है मेरे दोस्तों छोकेलाओ महल के अंदर। दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पर सप्तशती का चित्र बना हुआ है। सप्तशती क्या है, तो ये जोधपुर चित्र से लिखा प्रथम चित्र था मेरे दोस्तों। प्रथम चित्र कौन सा है, सप्तशती का चित्र। तो इस महल में रामायण के युद्ध में जो राम रावण का युद्ध हुआ था उसका सजीव रूप से चित्र लगा हुआ है और सप्तशती का चित्रण किया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये तीनों चारों महल आपको समझ में आए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इस दुर्ग के अंदर मेरे दोस्तों राजा महाराजाओं व उनके रानियों द्वारा कुछ छोटे छोटे या बड़े बड़े तालाबों का भी निर्माण करवाया गया है। किसका, तालाबों का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन तालाबों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तालाब को पोखर बोला जाता है राजस्थानी भाषा में, मतलब 3 तालाबों की जानकारी आपको निश्चित रूप से होनी चाहिए। पहला है आपका बहू जी का तालाब, जिसे आप बाई जी का तालाब भी बोल सकते हो। दूसरा हो गया आपका रानेसर तालाब और थर्ड नंबर का जो तालाब है वह है आपका पदमसर तालाब। रानेसर और पदमसर तालाब को जुड़वा माना जाता है कि ये एक ही स्थान पर स्थित हैं, जबकि बहू जी का तालाब अलग स्थान पर बसा हुआ है। अब बहू जी के तालाब की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण एक रानी के द्वारा करवाया गया था, राव मालदेव की रानी। मालदेव की रानी थी मेरे दोस्तों सौरभदे। कौन, सौरभदे। तो राव मालदेव के रानी सौरभदे द्वारा बहू जी के तालाब का निर्माण करवाया गया, यह पहली जानकारी। रानेसर तालाब की बात करें तो यहाँ पर भी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि रानेसर तालाब तो निश्चित रूप से किसी न किसी रानी ने ही बनवाया होगा। तो हाँ बिल्कुल रानी ने ही बनवाया है, लेकिन रानी फेमस राजा की हैं, राव जोधा के रानी जसमादेव द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया था, रानेसर तालाब का, ठीक है। किसके द्वारा, राव जोधा के पत्नी जसमादेव द्वारा, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल बता देना आप, ठीक है। अगर बात करें पदमसर तालाब की, तो पदमसर तालाब यहाँ पर भी नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पदमसर तालाब। तो पदमसर तालाब का निर्माण मेरे दोस्तों पद्म शाह द्वारा करवाया गया था, पद्म शाह द्वारा करवाया गया था। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि नहीं, ये बात झूठी है, पद्म शाह द्वारा नहीं करवाया गया इस दुर्ग का निर्माण। तो फिर किसने करवाया है? कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि जो पदमसर तालाब हैं उसका निर्माण राव गंगा की पत्नी पद्मावती द्वारा करवाया गया था। एक पद्मावती तो वह है रतन सिंह के पत्नी, वहाँ मत जाओ आप, ठीक है, वो तो चित्तौड़ में चला गया, हम मारवाड़ की बात कर रहे हैं। तो राव गंगा के पत्नी पद्मावती द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया। कौन से तालाब का? पद्मसर तालाब का। तो ये 3 तालाब भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग है तो यहाँ पर हम राजा रानियों की ही बात थोड़ी करेंगे, देवी देवता भी आएंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 3-4 मंदिर स्थित हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला है आपका चामुंडा माता का मंदिर है, जिसको राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी बोला जाता है। अब आराध्य देवी क्या होते हैं? तो आराध्य देवी हम बोलते हैं जिसके प्रति हमारी आस्था होती है, जिनके हम पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आराध्य देवी बोला जाता है किसी भी राज परिवार के, ठीक है। तो राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता। अब चामुंडा माता का मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है मेरे दोस्त, ठीक है। इस मंदिर में हर साल नवरात्रा में मेला बढ़ता है, नवरात्रा में मेला बढ़ता है, वो भी कौन से? आश्विन मास के नवरात्रा में यहाँ पर मेला बढ़ता है।
तो मेरे दोस्तों आश्विन माह के नवरात्रा में ही यहाँ पर एक बहुत भयानक घटनाक्रम हुआ जिसे हम मेहरानगढ़ दुकंतिका का नाम देते हैं। क्या? मेहरानगढ़ दुकंतिका। ये घटना हुई थी 30 सितंबर 2008 को। यहाँ पर किसी ने बोल दिया, जब माता चामुंडा के मंदिर में सभी लोग प्रवेश करके मेरे दोस्तों पूजा अर्चना कर रहे थे, तो किसी ने बोल दिया कि इस मंदिर की जो दीवार हैं वो अपने आप टूट रही हैं। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी कि मंदिर की तो दीवार टूट रही है, जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो लोगों में भगदड़ मच गई मेरे दोस्तों, इधर उधर भागने लगे लोग। तो इसी भगदड़ के मच जाने के कारण वहाँ पर टोटल 216 लोगों की मृत्यु हो गई मेरे दोस्तों। और जो 216 लोगों की मृत्यु का ये सारा घटनाक्रम हुआ, इसे मेहरानगढ़ दुकंतिका का नाम देते हैं। अब ये घटनाक्रम सरकार के पास भी जाएगा, तो इस घटनाक्रम की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का निर्माण किया गया, जिसने मेरे दोस्तों इस घटना के 11 साल बाद सन 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। देखिए कितने घटे आयोग बने हुए हैं, यहाँ पर 11 साल बाद अपने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सरकार को। कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा। घटना कब की है? 30 सितंबर 2008 की। और 30 सितंबर 2008 के 11 साल बाद 2019 में 11 साल बाद अपने रिपोर्ट पेश करता है सरकार के सामने। ठीक है, जो माता चामुंडा का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी तो करवाया होगा किसी ने, तो ये भी काम मेरे दोस्तों राव जोधा ने ही करवाया था। ठीक है, किसने? राव जोधा ने। दूसरा मंदिर है नागणेची माता का मंदिर, जिसको हम राठौड़ों की कुल देवी बोलते हैं, और इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा द्वारा ही करवाया गया था। भाई आराध्य देवी के मंदिर का निर्माण भी राव जोधा करा रहा है। तो मेरे दोस्तों कुल देवी है ये। तो कुल देवी का मतलब क्या होता है? जिस कुल में जो देवी पैदा होती हैं उसे कुल देवी बोलते हैं। भाई हमारे कुल में कोई स्त्री पैदा हुई, उसने अच्छे कर्म किए जिनकी वजह से वो पूजा गई, तो वो हमारे कुल देवी हुई ना। तो जिस भी मतलब कुल में ही पैदा होते हैं, जो भी कुल देवी होते हैं वो हमारे कुल में ही पैदा होते हैं। तो जो नागणेची माता हैं वह भी राठौड़ों की कुल देवी हैं, मतलब राठौड़ परिवार में ही नागणेची माता का जन्म हुआ है। तो राठौड़ों के कुल देवी कौन हो गए? नागणेची माता, जिनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। अब नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो तो मेरे दोस्तों नगाना गांव बाड़मेर में है, जहाँ पर इनके लकड़ी की मूर्ति लगी हुई है। कौन सी? लकड़ी की मूर्ति। और उस लकड़ी की मूर्ति का निर्माण राव दोहड़ द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? राव दोहड़ द्वारा। ठीक है, अगला मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर। बस इसको याद रख लेना कि मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और एक मंदिर है संतोषी माता का मंदिर। तो संतोषी माता का मंदिर भी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा और क्या स्थित है यहाँ पर? तो यहाँ पर अकबर की तलवार स्थित है। इसी दुर्ग में अकबर की तलवार रखी हुई है। यहाँ पर मान प्रकाश पुस्तकालय स्थित है, जिसका निर्माण कौन करवाता है मेरे दोस्तों? मान सिंह करवाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मेरे दोस्तों मामा भांजा के छत्र स्थित हैं। अब ये मामा भांजा कौन है? तो ये मामा भांजा दन्ना और बिया नाम के दो आदमी हैं जो आपस में मामा भांजा हैं। एक भांजा है तो दूसरा उसका मामा है। तो मामा भांजा की छत्र यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, अब इसके बारे में 3 कथन कहे इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। पहला कथन है रुडयार्ड क्लिपिंग का। जैसे ही रुडयार्ड क्लिपिंग साहब ने इस दुर्ग को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व परिस्तों द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग का निर्माण आम आदमी बिल्कुल नहीं करा सकते। उन्होंने इसके बारे में बोला कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व परिस्तों द्वारा करवाया गया है। जैसे ही जैकलिन कैनेडी यहाँ पर घूमने आई तो उन्होंने कहा कि ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। और मेरे दोस्तों दुनिया के मशहूर आदमी बिल गेट्स ने जोधपुर शहर को नीला शहर का क्या कहा? नीला शहर, ब्लू सिटी का नाम दिया मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे से शेयर कीजिए।